हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। तो बच्चे, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर के आई हूँ कि जो बचा हुआ आपका टाइम है 3 मंथ्स का, इसको आप कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। एक एक सेकेंड को आप इफेक्टिवली यूज़ करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बट बायोलॉजी में आप 360 प्लस मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन से। आज मैंने इसको डाउनलोड किया, मुझे बहुत पसंद आया, विच इज सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। कि आप किस तरीके से कंटिन्यू करते रहते हो वो एक्चुअल में काउंट होता है। ये उन बच्चों के लिए परफेक्ट फिट होता है जो इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो AITS के पेपर दे रहे हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपको समहाउ ये फील होता है कि यार उतना अच्छा नहीं हुआ, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम मार्क्स आएंगे। या दूसरे टाइप का बच्चा ये होता है कि यार ये एग्ज़ाम मैंने फोड़ दिया, इसमें मैं 700 मार्क्स लेकर के आ गया हूँ, तो अब फाइनल में भी ऐसा ही होगा। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सक्सेस एंड फेलियर दोनों ही परमानेंट नहीं है। एक्चुअल में 17 जुलाई विल डिसाइड कि आपका पेपर कैसा हुआ है। दैट इज द डी डे फॉर यू ऑल। तो उस टाइम की तैयारी करनी है हमें, इस AITS के पेपर से सक्सेस या फेलियर पे नहीं जाना है। सो बच्चे, आप सबको पता है अच्छे से कि आपका एग्जाम 17 जुलाई को है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि मैम क्या मैं अब स्टार्ट करूं तो नीट के एग्जाम में फोड़ पाऊंगा या नहीं फोड़ पाऊंगा। तो अभी इस मोमेंट पे मैंने ये एनालाइज किया, दो डिफरेंट टाइप के बच्चाज हैं। बच्चा ए, जिसको ये लगता है कि यार मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं अब स्टार्ट करूं, क्या मैं कल से स्टार्ट करूं तो फाइनल एग्जाम में 350 प्लस मार्क्स लेकर के आ पाऊंगा। दिस इज वन टाइप ऑफ बच्चा। देन वी हैव द बच्चा बी, जो सेकेंड टाइप ऑफ बच्चा है। उसको लगता है कि यार मैंने पूरे साल पढ़ाई की है मैम, 2 साल पढ़ाई की, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छे से नहीं आता है, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। स्टिल मुझे लग रहा है कि कुछ लैक हो रहा है, अभी भी मैं कुछ खोलता हूँ किताब में तो मुझे समझ आता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो ये बच्चा बी, जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो बच्चा ए हो चाहे बच्चा बी हो, आप दोनों के लिए ही आज एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इन दोनों ही बच्चों का मेन कॉन्सेप्ट, इन दोनों ही बच्चे का मेन प्रॉब्लम ये है कि इज इट पॉसिबल टू स्कोर 350 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी विद इन दिस टाइम फ्रेम। जो मेरा टाइम फ्रेम बच गया है, क्या मैं इसमें 350 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकता हूँ या नहीं। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू मस्ट बी फेसिंग राइट नाउ। तो बच्चे, हर एक पहलू, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, राइट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा पहलू आपको पिक करना है। हम कहते हैं ना, हर सिचुएशन में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ को पिक करने जा रहे हैं। सो आई एम सेइंग टू यू कि आप इस 3 मंथ्स को भी निचोड़ के रख दो अगर, सो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 350 प्लस मार्क्स। बट मैम कैसे कैसे हम स्कोर कर पाएंगे, मैं तो बिल्कुल भूल गया हूँ जो भी मैंने पढ़ाई की है। एंड दूसरा बच्चा बोलता है कि मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया है मैम, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ। क्यों ना हम कुछ ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी डिस्कस करें जिसको कि मैं अपना कर, उस स्मार्ट स्टडी को मैं अपना करके अच्छे से एक एक दिन को यूज करते हुए फाइनली अपने 350 प्लस के गोल तक पहुंच पाऊं। सो बच्चे, एग्जाम डेट आपका 17 जुलाई को है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो पहली चीज जो आपको हैंडी होनी चाहिए, अपने कैलेंडर पे मार्क कर लो, यू हैव एंटायर मे, यू हैव एंटायर जून, जुलाई पे ये 17 जुलाई इस तरीके से रेड में मार्क कर लो। दिस इज माई डी डे। यही दिन है जिस दिन मुझे अपनी सारी पढ़ाई को रेप्लिकेट करना है एंड आई विल बिकम ए डॉक्टर वेरी सून। यही 3 आवर्स ऑफ 17 जुलाई विल डिसाइड कि मेरे नाम के आगे वो प्यारा सा वर्ड डॉक्टर ऐड होगा या नहीं ऐड होगा। तो 17 जुलाई इज योर टारगेट डेट। इसको रेड में मार्क कर लेंगे। हमारे पास पूरा मई है, पूरा जून है, अप्रैल का भी बचा हुआ टाइम है जिसको हमें कंज्यूम करना है, एक एक दिन को इफेक्टिवली यूज करना है।
तो 24 अप्रैल से 17 जुलाई मैं आज ही से काउंट कर रही हूँ बच्चे, बिकॉज मुझे पता है कि इस सेशन के बाद में आप एकदम पम्प्ड अप फील करेंगे एंड आपको फील होगा कि हाँ जी मुझे आज से अभी से तैयारी करनी है। तो 24 से 17 जुलाई में 84 डेज टू गो। ये 84 डेज में ऐसा क्या चमत्कार किया जाए, ऐसी किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि मैं अपने 350 प्लस मार्क्स के गोल को अचीव कर पाऊँ। बिकॉज बच्चे नीट के एग्जाम में फिजिक्स तुम्हारा थोड़ा सा लूज होता है, आई डू अंडरस्टैंड दैट। केमिस्ट्री इज ओके, बायोलॉजी इज 50% ऑफ योर एग्जाम। उस 50% जो पोर्शन को कैरी कर रहा है उसको पक्का करना अनिवार्य है। आपने 11th में बायोलॉजी को चूज किया है अपनी खुद की इच्छा से, तो उस बायोलॉजी में तो हमें मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करना ही करना है। सो लेट मी शेयर सर्टेन टिप्स विद यू। मैं 5 टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट टिप नंबर विच इज एनसीईआरटी को आप अपनी बाइबल, कुरान, गीता माता, जो भी आप मानते हो वो सब मान करके चलना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपके पास ना 10 किताबें होती है एंड आपका दिमाग भ्रमित होता रहता है कि मैं किताब ए से पढूं, बी से या 5th किताब से पढूं। इस सारे चक्कर में आप करते क्या है कि आप एक ही टॉपिक को 10 डिफरेंट बुक से पढ़ लेते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स को आप छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं सारे बच्चे? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम प्रीटी श्योर आप सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो नाउ इज द टाइम वेयर इन यू हैव टू क्लोज ऑल द बुक्स। आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ बाइबल, गीता, एनसीईआरटी को ओपन करना है। हर एक चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है, अंडरलाइन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये इतनी स्मॉल किताब भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो दोनों टेक्स्ट बुक है आपकी 11th की एंड 12th की, मेक श्योर आप उन दोनों को हैंडी रखेंगे एंड पेंसिल से अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे। 11th 12th की एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ाई करनी है? कम से कम 5 बार। लिख देती हूँ यहाँ पे, everyone in the comment section, how many times? कम से कम 5 times you have to revise your entire NCERT। एक बार आपने रिवाइज किया, दोबारा से किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपने रिवाइज जब कर लिया तो आपको सारी लाइंस याद हो जाएंगी। इस पैराग्राफ में ये लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट? मूविंग ऑन टू द सेकेंड टिप। सेकेंड टिप क्या कहता है? डिवाइड सिलेबस इनटू स्मॉलर सेक्शंस। अब हमें बैठ के लगता है कि यार 12th एंटायर इतना सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, 11th एंटायर इतना सारा सिलेबस पड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने सिलेबस को चंक्स में डिवाइड करते हो, एक एक चंक को आप अचीव करते हुए चलते हो, एक एक सेक्शन को आप पढ़ते हुए चलते हो, तो पहली चीज सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। दूसरी चीज स्मॉलर पोर्शंस में आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलता है, राइट? अगर हम फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट 5th फ्लोर पे जाने का सोचे तो हम घबरा भी जाते हैं एंड उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता है। बट अगर हम फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं, फिर थर्ड पे, फाइनली हम 4th एंड 5th पे जाते हैं, तो कब हम 5th पे पहुंच गए हमें पता भी नहीं चलता है एंड कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट होकर के निकल के आता है। तो पूरे सिलेबस को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना है, एक एक स्मॉल पोर्शन को कंप्लीट करते हुए चलना है। टिप नंबर 3, स्टार्ट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चे अब ये वो टाइम नहीं है जिसमें मैं डिटेल में पढ़ाई करने जा रहा हूँ। डिटेल में पढ़ाई तो करनी है बट स्मार्ट तरीके से करनी है। वो स्मार्ट तरीका क्या है? मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि आउट ऑफ 10 यूनिट्स किस यूनिट की वेटेज क्या है, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार 40 क्वेश्चन जितना पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। देन आपको समझ में आएगा यार 30 क्वेश्चन जितना पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि इतना सिलेबस में कंप्लीट कर चुका हूँ, अब तो छोटे मोटे चैप्टर बचे हुए हैं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही स्टार्ट करना है। ये पूरा फ्लो चार्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका साइटोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सी नियर अबाउट 40 क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स, 35 ह्यूमन फिजियोलॉजी, 34 फ्रॉम साइटोलॉजी। दिस इज द मेजर पोर्शन। ये 3 यूनिट करने के बाद यू विल फील
कि अब इतना मेजर पोर्शन मेरा हो चुका है, स्मॉलर चंक्स ही मेरे बचे हुए हैं। प्लस ये तीनों ही चैप्टर्स आपके समझने वाले चैप्टर्स है, रट्टाफिकेशन नहीं है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को तो इस 3 यूनिट से आपने स्टार्ट करना है। रीजन बिंग ये समझने वाला है, जो आप अभी समझ के भी 3 मंथ्स बाद आपको याद रहेगा, आप रेप्लिकेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये भी समझने वाले चैप्टर है। सेकेंड चंक में हमें इन चैप्टर्स को लेकर के चलना है। लास्ट में हमें उठाना अपना एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड हमारा क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, बिकॉज ये अभी भी पढ़ाई कर लोगे तो भी लास्ट में पढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें काफी सारे ऐसे नेम्स हैं जो आप भूल जाते हो, एंड ये नेम के बेस्ड पे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। दैट्स वाई लास्ट में अपने जून के आसपास में आपको ये वाले चैप्टर्स को उठा करके कंप्लीट करना है। इकोलॉजी अगेन प्योर एनसीईआरटी से आता है, ज्यादा समझने वाला नहीं है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो समझने वाली चीजें हैं, जो आप लंबे टाइम तक रिटेन रख पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, उसको आप पहले करेंगे। जो कम इंपॉर्टेंट है बट समझने वाली है, उसको आप सेकंड नंबर पे करेंगे। एंड लास्ट पे करेंगे रट्टाफिकेशन वाली चीजें जो हमें याद करनी है। एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, इकोलॉजी हो गया। इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, लेकिन वो आपको याद करने वाले क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो वो आप लास्ट में रखेंगे ताकि जून के एंड में क्या ताज़ा ताज़ा हमें याद अच्छे से एंड फटाफट से हम रेप्लिकेट कर पाए अपने एग्जाम में। टिप नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप बैठ करके एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं। जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो किस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए आपको कम से कम 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने पड़ेंगे बच्चे। उससे बेनिफिट क्या होगा? क्या आपको ये लगता है कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे? जी नहीं, मैम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे बट कॉन्सेप्ट्स जरूर रिपीट होंगे। एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाओ, एनाटॉमी, आप देखना सेकेंडरी ग्रोथ पे हर साल क्वेश्चन आ जाता है। डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम डिफरेंस पे क्वेश्चन आ गया है। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट के डिफरेंस पे क्वेश्चन आ गया है। तो देयर इज अ पोर्शन जहां से एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जब 10 इयर्स के पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप एग्जामिनर के माइंड को हिट कर पाएंगे कि किस पोर्शन से उसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो वही कॉन्सेप्ट्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे तब आप देखिएगा कितने स्मार्ट स्टडी होगी एंड कितना कम टाइम में आप 350 प्लस मार्क्स अपने स्कोर कर पाएंगे। सेकेंडली मॉक टेस्ट पेपर। भाई मॉक टेस्ट पेपर लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बैठ करके सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वन थिंग, बैठ करके पूरे पेपर जैसे माहौल में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ ऑल टुगेदर अनदर थिंग। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम का फोबिया भी होता है, भूल जाते हैं हम, प्रेशर में होते हैं, स्ट्रेस क्रिएट हो गया होता है। तो वो स्ट्रेस पहले से ही समझ करके जाना कि कैसा मेरे ब्रेन को लगने वाला है जब मैं बैठ करके 3 आवर्स का पेपर लगाऊंगा। तो आप मेक श्योर कीजिए एग्जाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट पेपर जो 3 आवर्स का है, जो कंप्लीटली आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर एक साथ बैठ करके 3 आवर्स के लिए आप जरूर सॉल्व कर रहे हैं। उससे आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिलेगी कि एग्जाम में जो स्ट्रेस होगा उसको कैसे मुझे हैंडल करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है, प्लस मॉक टेस्ट पेपर भी आपको जरूर लगाना है। टिप नंबर 5, आपको रिवाइज करना है क्रैश कोर्स की फॉर्म में, वन शॉट्स की फॉर्म में। आपके पास माइंड मैप्स है। माइंड मैप इज समथिंग जो पूरे चैप्टर का एक ही पेज पे दिया हुआ है, एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज है। अब आपको सिर्फ वो एक पेज देखना है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पेज मैंने देखा, फटाफट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने समझ में आया मुझे कि ये पोर्शन से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उस पोर्शन को मैंने डिटेल में पढ़ाई करी। दैट इज द लूप जो आपको फॉलो करनी है। आपने क्वेश्चंस लगाए, जहां पे गलतियां हुई है वो कॉन्सेप्ट्स को फाइंड आउट किया, वो कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से आपने पढ़ाई करी एंड वो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को दोबारा से आपने रिपीट करके देखा।
राइट? इस लूप में आपको पढ़ाई करती रहनी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी राजा मौली सर ने बहुत ही अच्छी एक मूवी रिलीज करी है RRR। तो हमारा भी एक RRR है। ये RRR आपका राजा मौली सर का ना होते हुए बीना मैम का RRR है। व्हाट डज दिस RRR सेज? इट इज रीड, रिवाइज, रिपीट। पढ़ना है हमने, रिवाइज करते रहना है, रिपीट करना है। तो जो नहीं समझ में आया, जिस पोर्शन से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उसको तो पढ़ना है। जो समझ में आ चुका है उसको रिवाइज करना है। इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते रहना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पोर्शन नहीं हुआ उसको दोबारा से पढ़ते हुए चलेंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ये 5 टिप्स को आई एम प्रिटी श्योर अगर आप लोग अपनाएंगे अभी से, आज ही से, तो ये बचे हुए 3 मंथ्स के टाइम को आप इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। कीप इट अप एवरीवन। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।